Samuel commenced business with cash rupees 60,000 and furniture with rupees 30,000. So capital दो तरह की हो गई students. One is capital in cash, another is capital in kind, right? So here I go with serial number का एक column बनाइए. Columns के नाम आप खुद रखना. This is for particulars, then for assets, liabilities, and then it is capital, right? So business started. Number one. विद कैश एंड फर्नीचर लिख दीजिएगा साथ में. तो एसेट कॉलम में कैश आया आपके पास, दैट इज रुपीज 60,000. फर्नीचर आया आपके पास 30,000. फर्नीचर आप पूरा लिखिएगा स्पेलिंग. लाइबिलिटीज अभी तक नील है. टोटल एसेट्स हो गए आपके पास 90,000. पहली ट्रांजेक्शन तो मेरे को लगता है सबको आती होती है, राइट? उसके बाद हमारे पास क्या है, कैपिटल है. दोनों को टोटल करेंगे तो यही कैपिटल बन जाएगी. So cap with me is 90,000, right? Draw the double line to signify the end of the first transaction. Now read the second. मनीषा से, ये मैंने करवाया हुआ शायद पहले. मनीषा से मैंने 45,000 का सामान खरीदा और वो भी क्रेडिट पे. स्टॉक बढ़ गया, कैश विल रिमेन सेम. कितने का सामान खरीदा है? स्टॉक 45,000, फर्नीचर 30,000. तो ओवरऑल 45,000 बढ़ा. 45,000 जब 90 में ऐड किया तो 135. मनीषा मेरी क्रेडिटर बन गई. मनीषा का नाम लिखिए. 45,000, 135 में से 45,000 जब माइनस करेंगे तो कैपिटल इज अगेन सेम 90,000. कैप इज 90,000. हाँ, आफ्टर दैट 2/3 ऑफ द अबव गुड्स. इसकी कैलकुलेशन देखना पहले. 45,000 का 2/3 करिए पहले ऑफ द अबव गुड्स. कॉस्ट आई 30,000. 45 में से 30,000 का सामान मैंने बेचा, लेकिन प्रॉफिट जो है वो 25% ऑन सेल्स है. हमें तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई? कॉस्ट. जिसके ऊपर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होकर सिखाया होगा उसे 100 मानिए. तो लेट अस अस्यूम सेलिंग प्राइस इज 100. 25 रुपए इसके ऊपर क्या है? प्रॉफिट है. कॉस्ट 75 हो. अगर 100 में आप चीज बेच रहे हो, 25 रुपए आप प्रॉफिट कमा रहे हो, तो डेफिनेटली आपको कॉस्ट पड़ी होगी 75. तो दिस इज व्हाट सीपी, दिस इज व्हाट पी फॉर प्रॉफिट, एंड दिस इज दोनों को ऐड करके एसपी बनता है. छोटी क्लासेस में आपको प्रॉफिट का फॉर्मूला करवाया होता है, आपको सेलिंग प्राइस का भी फॉर्मूला करवाया होता है. So this is with me cost. This 30,000 is beyond 75, right? What you have to calculate? आप सेल निकाल लीजिए पहले तो. 3, 4, 40,000. इट मीन्स कि सेलिंग प्राइस आपके पास आई 40,000. 30,000 का सामान था, आपने 40 में बेचा. कल मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, वो सेलिंग प्राइस हमें खुद देता था. यहाँ पे वो हमें कॉस्ट दे रहा है, और कॉस्ट भी डायरेक्ट नहीं दे रहा, सिंपल कह रहा है 2/3 ऑफ द अबव गुड्स. So above goods I was having in the equation 45,000. 45,000 का 2/3 I calculated. It comes to me 30,000. उसके ऊपर 25% प्रॉफिट कमाना. इसका 25% मत करने बैठना. This 25% is on sale, but this 30,000 is cost. ठीक है, तो मैंने assumption ले ली. Let's assume sale is equal to 100. 25 रुपए क्या है? प्रॉफिट है 100 के पीछे, तो 75 रुपीज आपकी क्या रही होगी? कॉस्ट प्राइस. 10,000 प्रॉफिट हो गया. अब करो. और सामान कैश में बेचा है क्या? नहीं. हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड इमीडिएटली. मतलब 40,000 का अगर सामान बिका है तो 20,000 आ गया, 20,000 नहीं आया. 20,000 के डेटर्स बनाइए. कैश हो जाएगा 80, क्योंकि 20,000 कैश में मिला. डेटर्स हो जाएंगे 20,000 के. स्टॉक में से 30,000 माइनस करो, 2/3 बेचा क्योंकि. स्टॉक रह गया 15,000 का. फर्नीचर एज इट इज 30,000. टोटल चेक करो. 1,01,45. मनीषा एज इट इज मेरी क्रेडिटर रहेगी 45,000. कैपिटल कितनी चल रही है? 90. 10,000 प्रॉफिट है क्योंकि 30,000 का सामान 40,000 में बिका. एड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स. सो व्हाट यू फाइंड? 145 में से 45,000 माइनस करो तो अगेन योर इक्वेशन
left hand side and right hand side are equal. A minus L is equal to C and C comes to me after third transaction, that is 1 lakh. कृष्णूर यहाँ तक क्लियर है? चलिए जी आगे फोर्थ ट्रांजेक्शन पे आइए. Read next. One third of the amount due to Manisha was paid after deducting how much discount? 4% discount. पहले तो देखो मनीषा को कितना देना था 45. कहता है इसका 1/3 दे दीजिए. 1/3 निकालती तो 15,000 बनता. 15,000 4% डिस्काउंट. इसी का 15,000 का 4% निकालो 600 डिस्काउंट. इट मीन्स कि आपने 15,000 के बदले में कितना पे किया 14,400. कैश आप 14,400 से कम करोगे, मनीषा को आप 15,000 से ही कम करोगे और 600 रुपया डिस्काउंट आपकी इनकम है कैपिटल में ऐड कर दो. राइट. तो कैश विल कम टू मी. आपने पे किया है 14,400. 14 माइनस करती तो 66 होता. 400 और माइनस किया 65. 600 डेटर्स एज इट इज 20,000. स्टॉक एज इट इज 15,000. फर्नीचर एज इट इज 30,000. हाँ जी. 145 में से कितना माइनस किया? 15 माइनस करती तो 130 होता है ना. मैंने 600. 130 600. मनीषा का 15,000 पे कर दिया, बाकी रह गया 30. लिख दीजिए चाहे 45 माइनस 15 तो 30,000 रह गया. कैपिटल कितनी चल रही है? पहले 1 लाख. एड डिस्काउंट रिसीव्ड. हमें डिस्काउंट मिला 600. तो इट विल कम टू मी 1,06,000. 2 zeros. तो व्हाट यू फाइंड? 1,30,600 में से 30,000 अगर माइनस करें तो फिर से कैपिटल आपकी 1,06,000 ही आएगी. आगे चलिए. कम टू द नेक्स्ट. एक्सेप्टेड अ बिल. ये भी करवाया हुआ है. एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय मनीषा. मनीषा की अभी भी मैंने 30,000 देने थे. अब मनीषा ने एक बीपी लिखा और हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया. तो 30,000 में से क्या करो 10,000 का बीपी माइनस कर दो. मनीषा के आगे लिखो 10,000. बस डिवाइड कर देना और बीपी सेपरेटली लिखो 20,000. ये नहीं लिखना तो ऐसे मत लिखिए. माइनस करके भी दिखाने की जरूरत नहीं है. मनीषा को आज हमने 10,000 देने हैं और 20,000 का हम लोगों ने बिल्स लिख लिया. बाकी सारी चीजें सेम. ऑल द एसेट्स विल रिमेन सेम. सिर्फ हम लोगों ने इसको स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट्स में. मनीषा आज सिर्फ 10,000 से मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपेयर करेगी and BP will be of 20,000. Then again you will find capital is same. Depreciate furniture by 10%. अगला देखो. Depreciation furniture में से माइनस कर दीजिए और कैपिटल में से भी माइनस. कैश is same 65,600. Debtors are same 20,000. Stock is same 15,000. फर्नीचर 27. ऑरली माइंड में कैलकुलेशन करो. 30,000 में से 10% माइनस किया तो 27,000 ही बनेगा भाई. ओवरऑल 3,000 माइनस हो गया 1,27,600. मनीषा 10,000 से, बीपी 20,000 से और डेप्रिसिएशन क्योंकि हमारा एक्सपेंस है. एक्सपेंसेस आर ऑलवेज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल. तो कैपिटल कितनी चल रही है आपकी? ये 30 का 30 ही रहा. कैपिटल वॉज 1,06,000 माइनस डेप्रिसिएशन दैट इज 3,000. तो इट कम्स टू मी 97,600. सेम है मैच करेगा. 1,27,600 में से जब 30,000 माइनस करेंगे तो योर कैपिटल विल कम टू यू 97,600. So at every stage we find that our equation was matching. Any other doubt, any other query you may ask? Otherwise, I am going to revise your voucher and source document. When the size of the business expands, we have numerous number of transactions in the business.
ठीक है, दिन में 50 बार तो सेल होती है, 10 बार मैं खुद सामान खरीद के लाती हूँ, ठीक है, कभी मैं ऑटो रिक्शा की पेमेंट करती हूँ, ट्रक के थ्रू सामान आता है मैं उसकी पेमेंट करती हूँ, कितने मेरे एक्सपेंस हो जाते हैं। तो इन सारी ट्रांजेक्शन्स को मेरी ह्यूमन मेमोरी स्टोर करके नहीं रख सकती। So whenever the transactions are recorded for our own convenience by us only, that documents we call, जहाँ पे वो transactions record करते हैं उन्हें vouchers कहते हैं. And source documents are always showing the occurrence of transactions and that are always being prepared by outside parties. Source documents हमेशा हमें बाहर से आते हैं, जैसे कैश मीमो इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। जब आप कैश में सामान खरीदते हो तो आपको बिल मिलता है, वो जो बिल है वो आपका सोर्स डॉक्यूमेंट है। जब आप उधार में सामान खरीदते हो तब भी आपका सप्लायर आपको बिल देता है, उस बिल को हम इनवॉइस कहते हैं। तो सोर्स डॉक्यूमेंट्स की दो मेन एग्जांपल्स हैं, अदरवाइज सो मेनी अदर एग्जांपल्स आर देयर, कैश मीमो एंड इनवॉइस। These are being prepared by the seller. Invoice can be of two types, one is inward invoice and other is outward invoice. जब आप खुद सामान बेचते हो और आप अपने कस्टमर्स को बिल बना के भेजते हो, उधार पे जब सामान बेचा है तो वो आउटवर्ड इनवॉइस है क्योंकि बिल बाहर जा रहा है। जब आपको बिल आता है तो वो क्या है, इनवर्ड इनवॉइस है। इनवर्ड इनवॉइस इज वर्किंग लाइक अ प्रूफ। सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर वर्किंग लाइक एन एविडेंस that actually the transaction has occurred, when it has occurred, of how much amount it has occurred, ये बिल आपकी रसीद दे। इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया, फोन का बिल पे किया, यू गेट अ रसीद। लैंडलॉर्ड को रेंट पे किया, यू गेट अ रसीद। तो वो जो रसीद है, वो जो रसीद है, स्टैंप लगा के आपको वापस मिली, वो इस बात का प्रूफ है कि आपने इतने की क्या कर दी है, पेमेंट कर दी है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल सोर्स डॉक्यूमेंट। अब देखते हैं आपकी बुक में उसने कैसे सीक्वेंस वाइज से एक्सप्लेन किया है। इस चैप्टर में से अगर आपको कोई डाउट है, यू मे आस्क एनी डाउट फ्रॉम योर साइड, यू मे आस्क। इट इज फोर्थ चैप्टर ना, और इट इज फिफ्थ? इट्स इन अकाउंटिंग इक्वेशन आई थिंक, है ना? यस, मिल गया। सोर्स डॉक्यूमेंट्स के फीचर्स देखिए, मैंने पहला पॉइंट करवाई दिया आपको। इट इज प्रिपेयर्ड व्हेन अ ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस। जब तक आप सामान खरीदोगे नहीं, आपको बिल कहां से आएगा? तो जब आप सामान खरीदते हो, जब ट्रांजैक्शन अक्कर होती है, तभी सोर्स डॉक्यूमेंट्स एक्जिस्टेंस में आते हैं। इट इज साइंड बाय अ पर्सन हु मेक्स इट। तो जिससे आपने सामान खरीदा है, उस कंसर्न का, उस बिजनेस हाउस का अकाउंटेंट या मैनेजर या कैशियर उस बिल के ऊपर अपने क्या करता है, साइन करता है। जो सोर्स डॉक्यूमेंट है, ट्रांजैक्शन की डिटेल हमें बताते हैं, तो इट गिव्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजैक्शन। इट इज अ रिटन प्रूफ, ऑरल स्टेटमेंट पे अगर आप कहो कि मैंने 5 करोड़ की मशीन खरीदी है और कल को सीए आपके बुक से चेक करने आता है, तो सीए वो आपकी ऑरल स्टेटमेंट पे यकीन नहीं करेगा जब तक आप 5 करोड़ का बिल उसे नहीं दिखाते। ठीक है, so these are the written proof of the happening of the event. Sometimes on the basis of source documents we prepare what, vouchers. So vice versa is not there. On the basis of vouchers we can't prepare source documents, but on the basis of source documents we can prepare our vouchers. It helps in auditing. Auditing का मतलब checking by the CA, और टैक्स की कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए, जो भी खर्चे माइनस करने हैं इनकम में से, प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए these source documents help us a lot. Then cash memo का मैंने बोला फॉर्मेट आपको लर्न करना है, अपनी इमेजिनरी एग्जांपल से आपने पेपर में फॉर्मेट बनाना है। इफ ही विल आस्क, अगर पेपर में इनवॉइस पूछता है तो इनवॉइस का आपको फॉर्मेट बनाना है। So these are the two documents which are being prepared by outside parties. रसीद भी मैंने बता दिया, जब आप किसी को पेमेंट करते हो तो आप बदले में रसीद मांगते हो उसको, वो हमारे लिए एक तरह का प्रूफ है। तो वो विद थैंक्स उसने नोट सा प्रिंट करवाया होता है, उसके पास बुकलेट होती है, वो उसमें अमाउंट फिल करके, डेट फिल करके, अपने साइन करके हमें वापस कर देता है। तो वो एक तरह का हमारे लिए प्रूफ है। जैसे आप स्कूल की फी पे करते हो तो फी बुकलेट में 3 स्लिप्स हैं, एक स्लिप बैंक के लिए है, दूसरी स्कूल को बैंक भेज देता है और तीसरी आपके अपने पास रहती है। जो तीसरी आपके अपने पास रही वही तो रसीद है, वो इस बात का प्रूफ है कि इस मंथ की फी आपकी क्या हो गई है, पे हो गई है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल रसीद। Yes, next we have pay in slip. Pay in slip भी आपको सिखाया है भाई, अपने पेरेंट्स के साथ एक कंपनी किया करो when they visit the bank. ठीक है, तो बैंक में अगर कभी पेरेंट्स पैसे विड्रॉ करवाने चाहते हैं या जमा करवाने चाहते हैं तो you do
accompany them. जब बैंक में पैसे जमा करवाते हैं तो उसको डिपॉजिट फॉर्म कहते हैं, लेकिन कॉमर्स के स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि इसका दूसरा नाम पे इन स्लिप है। उस स्लिप को आप फिल करते हो, अकाउंट का नाम, अकाउंट होल्डर का नाम, कितनी अमाउंट है, कितने करेंसी नोट्स, कितने कॉइन्स आप जमा करवा रहे हो, ये सारा आप फिल करोगे। इसका एक छोटा सा पोर्शन इस तरफ रहता है, बैंक के क्लर्क के काउंटर पे जब आप जाते हो, आप पैसे नोट उसे पकड़ाते हो और साथ में ये स्लिप भी फिल करके देते हो। वो सारे पर्टिकुलर्स चेक करने के बाद कंप्यूटर पे अपनी स्क्रीन पे आपको रसीद एक वापस कर देता है। ये जो छोटा सा टुकड़ा वो आपको वापस करता है, दैट विल बी वर्किंग लाइक अ सोर्स डॉक्यूमेंट, कि कल को हमारे पास प्रूफ है कि हम लोगों ने इस दिन ये स्लिप फिल करी थी और इतने पैसे बैंक में क्या करवाए थे, जमा करवाए थे। सो दैट इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट being filled by you but being countersigned by the bank authorities. So bank authorities are the outside parties, that outside parties are confirming our deposit into the bank. So that's why it is also to be covered under what? Source document. Then check. You give the check, right? मैंने उस दिन भी आपको दिखाई भी थी चेकबुक। जब आप चेक देते हो, right? तो चेकबुक के बाहर 2-4 लीव्स होते हैं, 2-4 पेजेस होते हैं, उनके ऊपर आप लिख लेते हो इतने नंबर का चेक मैंने इस दिन को इस बंदे को इशू किया, तो वो आपके पास एक तरह का रिकॉर्ड रहता है। तो चेक्स आर आल्सो द सोर्स डॉक्यूमेंट्स फॉर होम, फॉर द बैंक, क्योंकि बैंक में आपने चेक डिपॉजिट करवाया, और फॉर द पर्सन टू होम यू आर इशूइंग द चेक, जिसको आप चेक काट के दे रहे हो, राइट? और उसने बताया भी आपकी बुक में, रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन इस पेज पे, ये चेकबुक में ही पेज प्रिंट होके आते हैं बैंक की तरफ से। कल को आपकी मेमोरी में से कोई बात निकल ना जाए, लाइक 12 तारीख को मैंने चेक काट के दिया इलेक्ट्रिसिटी की बिल का, 10 जुलाई को मैंने चेक काट के दिया टेलीफोन के बिल का, 7 जुलाई को मैंने अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करी, इन सब की डिटेल आप उस रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन में लिखोगे, ताकि कल को आपके माइंड से कोई बात स्किप हो जाए तो आप यहाँ पे, और साथ में चेक नंबर भी लिखोगे, कितने नंबर का चेक मैंने किसको किस दिन किस डेट को इशू किया। So these are also being prepared by you, but check you give to other person, तो इसलिए क्या है, उनके लिए सोर्स डॉक्यूमेंट है, और आपके लिए जो आप रिकॉर्डिंग अपने लिए करके रखते हो, वो आपके लिए क्या है, एविडेंस है कि आपने इतने का चेक इस बंदे को इस डेट को दिया था। डेबिट नोट, what is the meaning of debit note? When you send back the goods to your supplier, you prepare a slip, you prepare a note, जिसमें आप उसे बताते हो we are sending back the goods of rupees 13,500 and for the same amount we are debiting your account in our books of account. You please adjust our bill. जब आप मतलब बायर अपने सप्लायर को सामान वापस भेजता है तो वो साथ में एक नोट बना के भेजता है। So note is an acknowledgement that you are sending back the goods to that person. तो जितने का भी सामान आपने वापस भेजा है उसकी डिटेल आप उस नोट में लिख के भेजते हो। That note is being called debit note. जब आपका भेजा हुआ सामान आपके सप्लायर को मिल जाता है तो वो भी बदले में एक नोट आपको बना के भेजता है, उसके नोट को हम क्रेडिट कहते हैं। वो आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि जो आपने सामान वापस भेजा था मेरे को मिल गया, मैंने आपके बिल को एडजस्ट भी कर दिया, आपका बिल उतने से मैंने कम कर दिया, मींस वी क्रेडिटेड योर अकाउंट इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट। इफ यू डेबिट समवन तो अदर पार्टी विल, दैट समवन विल क्रेडिट योर अकाउंट इन दैट, in his or her books of accounts. That is what credit note. इसके अलावा कुछ और छोटे मोटे सोर्स डॉक्यूमेंट्स रहते हैं which we call water bill, electricity bill, telephone bill, tickets, जो अगर आपने रिजर्वेशन करवाई है रिजर्वेशन की कॉपी, then conveyance bill, आने जाने का कोई खर्चा, these are the miscellaneous छोटे मोटे सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं। Now come to the next topic of the chapter which we call voucher. So vouchers are also the evidence of the occurrence of transactions, but these are not being prepared by outside parties. We prepare the vouchers. So voucher का main difference source document के साथ यही है, source documents are never serially numbered because these are being received from different persons. But vouchers we prepare on our own, so vouchers are always serially numbered. Features देखो. It is prepared by analyzing the source document, means vouchers को बनाने के लिए हम source documents की help लेते हैं. It is always serially numbered. For each and every transaction we prepare the voucher. Voucher हमें ये बताता है कौन सा अकाउंट डेबिट होना है, कौन सा क्रेडिट होना है,
लाइक इफ आई एम प्रिपेयरिंग अ डेबिट वाउचर, तो मशीन इज टू बी डेबिटेड एंड कैश इज टू बी क्रेडिटेड, क्योंकि मैंने मशीन खरीदी है, साथ में आप अपना कैश मीमो लगा दोगे, स्टेपल कर दोगे। तो कैश मीमो को देखते हुए आपने डेबिट वाउचर बनाया। डेबिट वाउचर इज शोइंग योर एक्सपेंडिचर। So when you prepare debit voucher, you show which account is to be debited and which account is to be credited. लेकिन सोर्स डॉक्यूमेंट में ऐसा नहीं होता था। It is prepared and signed by the accountant, और मैनेजर उसके बाद इस पे साइन करता है। It serves as a documentary evidence in the future. ये हमारे लिए प्रूफ का काम करते हैं। कल को हमारे माइंड से कोई ट्रांजेक्शन स्किप हो जाए तो वाउचर अगर हमने बना के रखे हैं, यू कैन रेफर द वाउचर्स, यू कैन सी द वाउचर्स। It is filled according to its serial number, filed नहीं है, filled होगा, so that auditor may easily vouch them, vouch मतलब easily check them। दोनों का डिफरेंस है आपके सिलेबस में, which you can read or you might have prepared it for exam, क्योंकि मैंने दोनों टॉपिक अगर करवा दिए हैं तो डिफरेंस ऑटोमेटिकली हो गया। Now come to the types of vouchers. डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, पहले वो इसे क्या कहता है, कैश एंड नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर्स आगे दो तरह के हैं, वन इज व्हाट डेबिट वाउचर एंड अनदर इज व्हाट क्रेडिट वाउचर। मैंने बता ही दिया, डेबिट वाउचर इज फॉर पेमेंट्स एंड क्रेडिट वाउचर्स आर फॉर इनकम्स, राइट। और नॉन कैश वाउचर का दूसरा नाम क्या है, ट्रांसफर वाउचर है। एंड स्पेशली मेरे माइंड में हमेशा एग्जांपल आती है व्हेन वी चार्ज डिप्रिसिएशन, विच वाउचर वी प्रिपेयर नॉन कैश वाउचर, क्योंकि डिप्रिसिएशन के कारण हमारा कुछ कैश आता या जाता नहीं है। डेप्रिसिएशन में हम डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करते हैं और एसेट अकाउंट क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो फॉर दैट पर्पज, इवन क्रेडिट सेल्स के लिए, क्रेडिट परचेसेस के लिए वी प्रिपेयर विच वाउचर्स, योर नॉन कैश वाउचर। सो दैट इज एनफ फॉर दिस। अब आपकी तरफ से कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, यू मे आस्क एनी डाउट, एनी क्वेरी यू मे आस्क। ओके, जितना भी टाइम पड़ा है उतने टाइम में हम डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल। Let me discuss with the first accounting principle, separate entity concept. What is the meaning of separate entity concept? Business and businessman are two separate entities. Businessman is totally different from the name of the business. Businessman अलग है और जो business वो चला रहा है वो अलग है। Due to this concept only, capital is always to be treated as the internal liability of the concern. And drawings are not to be treated like the expenditure of the business. Drawings are always being deducted from the capital, because we treat business and businessman as two separate identities. Then second principle, we have going concern concept. Under this concept, we assume that business is going to run for an indefinite time period. लगातार बिजनेस हमारा चलता रहेगा, शॉर्ट पीरियड में बिजनेस बंद होने वाला नहीं है। So due to this assumption, we charge depreciation, क्योंकि हमें लगता है कि आने वाले टाइम में बिजनेस हमारा बंद नहीं होना, कल को हमारा एसेट पुराना होगा और बदले में मेरे को नया एसेट खरीदना होगा, तो मैं पहले से ही पैसे जोड़ना शुरू कर देती हूँ, which we call depreciation. Depreciation की फॉर्म में हम पैसा साइड पे रखना शुरू कर देते हैं, because ultimately we will be in the need of new asset when the old asset will be discarded. ठीक है, जब उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी तो मेरे को नया एसेट खरीदना होगा। For that purpose, we charge depreciation, and at that time we follow going concern concept. Then we have money measurement concept. As per this concept, we record only those transactions in our books of account which are measurable in monetary terms, which are measurable in monetary units, जिसको मैं पैसे में माप सकती हूँ, पैसे में कन्वर्ट कर सकती हूँ सिर्फ, और इंडियन करेंसी ऑब्वियस, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये कह देना, अगर आपका कोई फर्नीचर हाउस है, ये कह देना कि मेरे गोडाउन में 2 बेड्स पड़े हैं, 3 डाइनिंग सेट्स पड़े हैं, 15 सेंटर टेबल्स पड़े हैं, हैविंग नो रेलेवेंस एट ऑल। जब आप ये कहते हो 2 बेड्स एट द रेट ऑफ 75,000 ईच, मींस 1.5 लाख के तो बेड्स पड़े हैं, 5 डाइनिंग सेट्स पड़े हैं, मल्टीप्लाइड विथ 50,000, ठीक है, 2,50,000 के डाइनिंग सेट्स पड़े हैं। So you have to convert your stock into the monetary terms. This is what we call money measurement concept. Then what else? Consistency.
Principle of consistency says always follow the same rules and regulations, same policies. जो policy, जो method आपने पहले साल follow किया था, don't shift from that method to another method unless and until emergency doesn't arise. You can't change your methods with your own discretion. Otherwise comparison एक साल का दूसरे साल के साथ नहीं हो पाएगा. So always try to follow the same policies, same methods and procedures which you are following in the earlier or previous years. This is what we call uniformity. Should be there in the following of procedures, methods, etc. Then we have principle of conservatism. Always provide for losses, never for profit. ठीक है, जो एंटीसिपेटेड प्रॉफिट है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, आपको लगता है कि आने वाले सालों में मेरे को इतना प्रॉफिट होगा, उसे कभी भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे. लेकिन अगर आपको लगता है कि आने वाले टाइम में इतना मेरा नुकसान हो सकता है, then we will definitely be recording it beforehand. This is what we call principle of conservatism. So one student raised hand. Let me come to his screen. Yes, Himanshu. करो unmute. हिमांशु अनम्यूट करो. मैम वन मोर क्वेश्चन कैसे आएंगे? वन मोर क्वेश्चंस दोबारा बोलो. मैम वन मोर क्वेश्चन कि एमसीक्यूज कैसे आएंगे? एमसीक्यूज कैसे होंगे? एमसीक्यूज आपके टॉपिक्स में से होंगे. मैं सिर्फ नहीं मैम, कोई न्यूमेरिकल होगा कोई? हाँ, न्यूमेरिकल हो सकता है, वन मार्क अकाउंटिंग इक्वेशन का हो सकता है, जर्नल एंट्री का हो सकता है, व्हिच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड विद व्हाट अमाउंट. ठीक है, मैंने कोई ट्रेड डिस्काउंट दे दिया साथ में या कैश डिस्काउंट दे दिया, तो आई विल बी आस्किंग डिस्काउंट कितने से डेबिट या क्रेडिट होगा, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा. इट कैन बी फिल अप्स, इट कैन बी ट्रू फॉल्स. तो इट कंप्राइजेस एमसीक्यूज, फिल अप्स, ट्रू एंड फॉल्स. ठीक है, 10 नंबर ऐसे बनाए मैंने. मान लो 5 एमसीक्यू है तो 2 फिल अप्स होंगे, 3 ट्रू फॉल्स हो सकते हैं. सो लाइक दैट वे वी फ्रेम द पेपर. एनी अदर क्वेरी फ्रॉम योर साइड? ओके मैम, डुअल एस्पेक्ट का जो कांसेप्ट है, जैसे डुअल एस्पेक्ट कांसेप्ट